मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि सीबीएसई 10th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट, और ये उस वीडियो का कंटिन्यू थर्ड पार्ट है। और आज के इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक हम कई बार न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और यूएनडीपी जिसके बारे में हो सकता है शायद आपने ना सुना हो, बट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। क्यों? क्योंकि हमने इंडिविजुअली में जब हम देख रहे थे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल एंड मे बी कंफ्लिक्टिंग, मे बी डिस्ट्रक्टिव, ऐसे मैंने आपको बताया था नेशन में भी ऐसी है। तो हमने इंडिविजुअल में देखा था कि इंडिविजुअल व्यक्ति सिर्फ इनकम, जो हमने पैरामीटर जो उसका पैमाना है, सिर्फ उसी से ही हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। उसके लिए हमें अदर गोल्स भी चाहिए, जैसे फ्रेंड्स और क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर। तो ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो हमने देखा था कि एक मिक्स गोल। तो ऐसी जब हम कंपेयर करते हैं स्टेट्स को और कंट्रीज को, तो उसमें कुछ चीजें और क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम इंडिविजुअल में अगर हम क्लास में बात करते हैं तो हमने जैसे देखा था कि जिस भी टॉपिक के लिए हमें बच्चे चाहिए तो हम उसी क्वालिटी वाले बच्चों को हम पिक करते हैं, राइट। तो यानी कि जब हम इंटरनेशनली भी जब करते हैं तो हम जिस भी पैरामीटर में करना चाहते हैं उसी की हम वो लेते हैं, लेकिन फिर भी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे हम डेवलपमेंट को काउंट करते हैं, वर्ल्ड बैंक का दैट इज डिफरेंट और यूएनडीपी का दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो वो क्या डिफरेंट है, वो कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो उसमें हम इंक्लूड करते ही करते हैं, उनको आज हम समझेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है और ये यूएनडीपी क्या है, इनकी स्टैब्लिशमेंट और इसके बारे में। तो और जो मैंने पिछली बार आपको जो कोशिश की थी बताने की, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये इससे कैसे लिंक होगा, ये आपको इस वीडियो में आई होप कि आपको वो हेल्पफुल रहेगा आपको। तो जैसे हम वर्ल्ड बैंक देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक बेटा एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट निकालता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऐसी यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन से निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी वर्ल्ड से वर्ल्ड में आप इजीली कनेक्ट कर देंगे, और ह्यूमन में यानी कि जो बच गया दैट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो वर्ल्ड बैंक है, अभी हम इंडिविजुअली करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया था। जब हम वर्ल्ड बैंक को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। अब 1945 में तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, है ना, तो उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 47 में इंडिया आजाद हुआ था। तो 44 को हम कैसे याद करेंगे, तो इससे हमें दो चीजें याद हो जाएंगी जब ये स्टैब्लिश हुआ है। अगर आप इसको, तो महात्मा गांधी की जो धर्म पत्नी थी, क्या नाम था उनका, व्हाट वाज हर नेम, यस, कस्तूरबा गांधी, उनकी डेथ हुई थी 1944 में, इसी साल जब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, दो बहुत बड़ी संस्थाओं का जन्म हुआ था। एक जगह है ब्रिटन वुड्स, और ये जो ब्रिटन वुड्स है और ये जो हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन है, इनके बारे में आप आपकी हिस्ट्री में जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तब आप और इंटरेस्टिंगली इसकी पूरी डिटेल में आपको समझ में आएगा कि हम डॉलर से क्यों नापते हैं, जो भी हम करेंसीज को नापते हैं, है ना, कुछ भी चीज होती है तो डॉलर में ही हम उसका पैमाना क्यों रखते हैं। तो वो सारी चीजें आप उस चैप्टर में, उस स्टोरी के थ्रू आप सुनेंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसको आप लिंक कैसे कर सकते हैं, दो चीजें आपको शायद याद हो जाएंगी कि महात्मा गांधी की जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1944 में हुई थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको प्यारे बच्चों बताता हूं कि गांधी जी जो है वो 1869 में पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर, लेकिन ये जो है ये अप्रैल 1869 में, यानी कि महात्मा गांधी जी से कस्तूरबा गांधी 4 महीने बड़े थे लगभग, ठीक है, ओके। तो 1944 में ये हुआ, और फाउंडेड बाय, वर्ल्ड बैंक को किसने फाउंडेड किया, किसने फाउंडर मेंबर कौन थे, इसमें आप दो नाम याद रखेंगे, हैरी एंड जॉन। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, अदरवाइज हैरी डेक्स्टर व्हाइट एंड जॉन मेनार्ड कीनिस, राइट, ये इसके नाम है। लेकिन हम कैसे याद रखेंगे, हैरी एंड जॉन, ठीक है, हैरी डेक्स्टर एंड जॉन कीनिस, ये इसके फाउंडर मेंबर थे। इसका हेडक्वार्टर कहां होता है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ यूएसए। डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी लिखते हैं ना, तो डीसी का जो कैपिटल है यूएसए की, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। वॉशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। एक और चीज मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, ये हमारा प्यारा भारत, और हम जब इधर से ये दिस इज यूएसए। आई नो कि जब मैप में आपको लोकेट करने के लिए बोलते हैं तो आप इसको जानते हैं,
और साथ में ये वाला जो एरिया है, ये अलास्का, क्या आपको दिख रहा है, ये इन्होंने यूएसए, ये पूरा इधर यूएसए आप जानते हैं, इसका ये पार्ट यूनाइटेड नेशन ने खरीदा था। और ये वाला पार्ट, जब आप अमेरिका को कभी भी आपसे पूछा जाए यूएसए, तो दिस प्लस दिस इज यूएसए, राइट। और वॉशिंगटन डीसी इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस, राइट। तो डीसी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, यानी कि कैपिटल ऑफ यूएसए में। एक यहां पे स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट बनता है ना, उसकी एक कंडीशन है कि वो यूएसए का ही सिटीजन होना चाहिए। आप देख रहे हैं, मतलब ये मैं आपको तभी बता रहा हूं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन स्ट्रीम पढ़ेंगे, तो जब आप देखेंगे यू विल रियलाइज कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल चैप्टर। तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक का, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट आप जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि वो यूएसए का ही है, तो ये कंडीशन है उसमें, ठीक है। दिस इज अबाउट वर्ल्ड बैंक। अब जब हम यूएनडीपी में आते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये स्टैब्लिश हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, है ना। एक पहले 47-48 में हुआ, फिर 65 में, और उससे पहले 1962 में चाइना के साथ भी हुआ था, इन लोगों की आपको पता है ये। तो पाकिस्तान का जो, इसको हम सेकेंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर वॉर भी बोलते हैं, 1965 में, और इसी टाइम पे यूएनडीपी की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आप देखोगे कि फाउंडेड बाय में मैंने यहाँ पे कॉलम छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या चीज क्यों मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये एसएच कोई एकदम नई बनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये कई छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर बनाया गया था यूएनडीपी, तो इस वजह से इसके कोई फाउंडर मेंबर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज अगेन इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क आपको पता है वेर इट इज, अगेन इन यूएसए। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जो पैसे से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि इट इज इन यूएसए, राइट। तो आपको समझ में आ गया यूएसए जब मैं बोल रहा हूं तो कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं। तो अब आपके चैप्टर में एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क में भी बन जाता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका क्राइटेरिया क्या है और यूएनडीपी का क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज एंड स्टेट्स को, तो हम जब कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है इन दोनों का, जिनके बारे में अभी हमने समझने की कोशिश की है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो हमेशा इकोनॉमिक यानी पैसे के उस पे ही मेजर करता है कि ये कंट्री रिच है, लो इनकम है या लो मिडिल इनकम है। आपको ये 3 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, और अभी जैसे मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ आपको उसी तरीके से इसको याद रखना है। डिजिट्स जो है वो हम बाद में भी याद कर सकते हैं। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कहता है कि जिस भी कंट्री का यूएस डॉलर, है ना, रुपीज नहीं, यूएस डॉलर। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम वो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम डॉलर को ही क्यों हम हर बार मतलब एज अ मीडियम ऑफ कंपेयरिंग क्यों हम यूज करते हैं, राइट। तो यूएस डॉलर 12,000 या उससे ज्यादा अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम है ना, इनकम पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, अगर किसी कंट्री का जब हम डिवाइड करते हैं टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, और उसके बाद अगर 12,000 यानी 12,000 से है या उससे ऊपर है, तो दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज रिच कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड, राइट। दूसरा आपको जो याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो लो है, लो इनकम यानी कि जो मतलब जो अभी बिल्कुल डेवलप नहीं है, जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, उसके लिए आपको 900 की रेंज में आपको याद करना है कि यानी वो तो है 12,000, है ना, 2 डिजिट में 1000, और ये है सिर्फ 900। आप इसको 1000 नहीं बोलेंगे, मतलब यानी कि 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट में है ये, राइट, और वो 5 डिजिट में है। तो 955, और ये क्या है 12,056। अभी हम 56 और इस पे ध्यान नहीं देंगे, अभी सिर्फ हम कि रिच यानी 12,000 और एंड पुअर मतलब जो 900, राइट, ठीक है, बिलो 1000। और उस यूएस डॉलर में अगेन जब हम उसी फॉर्मूले के तहत जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं, वो एवरेज इनकम अगर 955 है या उससे नीचे है, तो दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज लो इनकम। अब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ दैट कंट्री, टेल इट इज रिच और लो इनकम और लो मिडिल इनकम। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बिल्कुल क्लियर कट है वो हम बाद में भी याद कर सकते हैं अभी आपको, लेकिन अभी जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, जो आप दोबारा भी इसको सोच सकते हैं आते जाते कभी भी, कि जो रिच कंट्री है वो यूएस डॉलर 12,000 से ऊपर अगर उसकी पर कैपिटा इनकम है, और जो लो इनकम है दैट इज 900 या 955 एग्जैक्ट अगर आप बात करेंगे, तो उससे
नीचे जो है वो दैट इज कंसिडर्ड एज लो इनकम। अब इंडिया की पोजीशन यहां पे कहां आती है जब हम इनकम वाइज, पर कैपिटा इनकम वाइज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो हमारी जो है वो 1820 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम है, राइट। तो पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है 1820 यूएस डॉलर। तो यानी कि ये भी अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो 1720 में आपको पता है कैलिको एक्ट आया था, 8th में आपने पढ़ा होगा कैलिको एक्ट, तो उससे आप 1820 में और भी काफी इवेंट्स हुए, तो ये आपको याद रखने यूएस डॉलर 1820 फॉर लो मिडिल इनकम। और इंडिया कौन सी उसमें आती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, लो मिडिल इनकम, ठीक है। यानी कि जो 12,056 यानी 12,056 और इसके बीच का है, तो वो किसमें आएगा, सारा लो मिडिल इनकम में। तो हमारा इंडिया जो है दैट इज अंडर यूएस डॉलर 1820। ओके, आई होप वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जो है शायद थोड़ा सा समझें। अब आते हैं यूएनडीपी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 1965 में स्टैब्लिश हुई थी और इसके कोई एसएच फाउंडर मेंबर नहीं और न्यूयॉर्क में है। यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर हम एक टर्मिनोलॉजी देखेंगे दैट इज एचडीआई, राइट। एचडी की आई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम मिक्स गोल की बात कर रहे थे ना, तो आप इसको उसी तरीके से अभी आप समझें। जब हम इंडिविजुअल और कंट्रीज को, नेशनल को जब हम करेंगे तो हमने क्या देखा था, तो एक इंडिविजुअल, एक देखा था मिक्स गोल। तो यहां पर हमने कंट्रीज को इंडिविजुअली कैसे देख लिया विद द हेल्प ऑफ इनकम। अब हम मिक्स कैसे देखेंगे दैट वी विल सी। ये जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट ने इसको इजाद किया था, राइट। और महबूब उल हक है ना, तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान से थे। हालांकि इनका जन्म गुरदासपुर में हुआ था 1933 में। और अमर्त्य सेन जो है, जो दूसरे हैं, वो बंगाल वीरभूम के हैं, वो वेस्ट बंगाल के हैं। और मतलब इन दोनों ने मिलकर ये एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, अगर हम कंट्रीज के डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ इनकम को पैरामीटर नहीं बनाना चाहिए, उसके साथ में हमें 2 और इंपॉर्टेंट चीजों को पैरामीटर में इंक्लूड करना चाहिए, और जिसको हम इंक्लूड करते हैं। और लगभग 187 कंट्रीज का इसका हर साल टाइमली इसका डाटा निकलता है। तो दैट कैन बी, एक तो इनकम है, उसके अलावा और पूरी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए कौन सी अच्छी चीजें हो सकती है, क्या है वो जो इंक्लूड की गई होंगी। तो दैट इज, वन इज एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज हेल्थ, है ना। हेल्थ एंड एजुकेशन प्लस एवरेज इनकम, इनके तहत हम कंट्रीज को जब कंपेयर करते हैं तो वो कौन सी संस्था करती है, वो करती है यूएनडीपी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एचडीआई। और किसने इसको इसकी मतलब ये आइडिया किसने दिया था, इंडिया और पाकिस्तान के महबूब उल हक, राइट। 98 में उनकी डेथ हुई थी, 1933 में उनका जन्म हुआ था। और 98 में अमर्त्य सेन को नोबेल इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला था, राइट। नोबेल प्राइज से उनको मतलब इस फील्ड, इकोनॉमिक्स फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला था, राइट। तो नोबेल प्राइज के ऊपर इंटरेस्टिंग फैक्ट में आई ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के कैसे दिए जाते हैं, क्या इसकी स्टोरी थी। तो एचडीआई के अंदर और एक अमर्त्य सेन, और इन्होंने एसडीआई वाला कॉन्सेप्ट दिया। एसडीआई के अंदर 3 चीजें आती हैं, एवरेज इनकम, दैट इज हेल्थ, दैट इज एजुकेशन, ठीक है। तो दिस इज, अब जब हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक से, तो आपने यहां तक ये एवरेज इनकम वाला हमने कर लिया था। अब हम यहां जब कंपेयर करेंगे तो पहले हम स्टेट्स को कंपेयर करते हैं ना, हम इंडिया में अपने, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री। तो यहां पे जब आप देखेंगे पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस फॉर 2012-13। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था इकोनॉमिक्स और सिविक्स जो है बड़ा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। ये वाला जो डाटा है अब ये चेंज हो गया है, ये अपडेटेड होगा। तो जो भी अपडेटेड होगा अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको समझेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि इस ये जो टर्मिनोलॉजी है नेट पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको आप भूल जाओ अभी के लिए और हम वैसे ही देखते हैं। तो ये मैंने आपको जो वो समझाया था व्हाट इज जीडीपी एनडीपी, वो है। तो आप देख रहे हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पे क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां है नेट स्टेट, यानी कि यहां पे तो नेशनल डेवलपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही थी, आई एम वेरी सॉरी। यहां पर जब हम बात कर रहे थे एनडीपी में नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया था जीडीपी से। यहां पर हम बात करें नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। बस वही चीजें हैं। अब हम स्टेट की बात करें जैसे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, तो उसी तरीके से हम एनएसडीपी, तो ये वो है। अब जब आप इस चार्ट को देखेंगे
तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये मैं आपको बताता हूं क्या है। और आपकी बुक में हाँ ये गलत दिया हुआ है बेटा, ये गलती से कहीं बुकों में गलत प्रिंट होगा, यहाँ पे 100 लिखा हुआ था जबकि ये 1000 से होता है। इन्फेंट का मतलब होता है जो पैदा होने से जो 1 साल तक का बच्चा है उसको बोलते हैं इन्फेंट, राइट। तो ये जो इन्फेंट होते हैं यानी कि यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है बिटवीन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, ठीक है। तो इन्फेंट का मतलब होता है जब 1000 बच्चे कहीं पे पैदा हो रहे हैं और उसमें से 1 साल की उम्र जो बच्चे ना पहुंच पाए, 1 साल का बर्थडे भी अपना ना बना पाए और उनसे पहले ही किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन और एनीथिंग, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे जो है अपना पहला जन्मदिन नहीं बना पाए, राइट। तो वो जब हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में 25,000 के ऊपर 25 बच्चे, 1000 पे 25, और यहाँ पे केरला में ओनली मतलब 12, राइट। और यहाँ बिहार में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही 43, यानी 1000 बच्चों में 43 बच्चों की वहां पे डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो आप इस चीज को शायद समझ सकते हैं कि किसी घर में एक नई संतान का जन्म होना और जब हम उसका पहला जन्मदिन भी ना बना पाए तो वो कितना एक पीड़ादायक होता होगा उनके लिए। तो लोग कहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, आपको आप अपने मम्मी पापा को इतने प्यारे हो, राइट। तो यहां पर इस केस में देखा जाए तो हम चाहेंगे कि हम केरला में रहें, है ना। एज अ पेरेंट हम चाहेंगे केरला, क्योंकि यहाँ पे फिर भी यानी कि यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है। फिर आप देखोगे लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट जब आप देख रहे हो तो अगेन केरला की 94 है और दिस इज 82। और जब आप देखते हो कि नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि एक तो होता है 7 साल से ऊपर वाले बच्चे जो मतलब पढ़ रहे हैं प्राइमरी में जब आ रहे हैं, 14 से 15 साल की उम्र में आते आते काफी बच्चे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, अभी मिड डे मील की वजह से काफी रेशो में बढ़ाव हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजन की वजह से बच्चे जो है वो अपनी 15 साल के बाद उनको किसी भी ना किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो जब हम उस चीज को देखते हैं कितनों ने छोड़ दी, यानी पहले प्राइमरी में कितने थे और फिर कितनों ने छोड़ दी, तो उसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो, यानी कि स्कूल में कितनी अटेंडेंस रही। यानी कि देखो एजुकेशन में हमने 2 पार्ट में बांट दिया, राइट, यानी कि एक तो प्राइमरी वाली और एक सेकेंडरी वाली। तो हमने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिटरेसी रेट अगेन आई होप कि आप जब देखेंगे तो इसमें, और ये, लेकिन जब हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम वाइज सबसे अमीर इनमें से कौन है, पर कैपिटा एवरेज इनकम जब अगर हम इन तीनों की देखते हैं तो एवरेज इनकम में सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र की एवरेज इनकम है। लेकिन क्या अब यहाँ पे आप एज अ पेरेंट या एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये सोचेंगे कि हम महाराष्ट्र में रहें कि हम केरला में रहें, क्योंकि केरला में क्या है आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अच्छा है, मतलब वहां पे कोई हर चीज पॉजिटिव में है, तो हर व्यक्ति चाहेगा वो केरला की तरफ रहे, राइट। तो ये स्टेट को एक कंपेयर करने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप देखेंगे पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि वही आपकी जो स्कूल्स हैं, अगर मान लो मैं किसी गांव में हूं या एक जगह पे जहां पे भी मैं रहता हूं, अगर सिर्फ मैं ही पढ़ना चाहता हूं तो क्या सरकार मेरे लिए स्कूल खोलेगी क्या? लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और इसकी डिमांड है तो फिर सरकार को स्कूल वहां पे खोलना पड़ेगा, है ना। तो आपके यहाँ बुक में दिया हुआ है, मैं इसको एक बार बोल के आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू कम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। सो you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facility. अभी भी ऐसे मतलब है जहां पर अभी भी ये adequate facility नहीं हो स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो जब हम वर्ल्ड की कंट्रीज को हम नापते हैं, हमने बीएमआई किया था, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने आपको बताया था यूएनडीपी की होती है, तो दिस इज हियर। और यहां पर आप देखोगे जब हम नेशनल को करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को किया है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जीएनआई। जीएनआई मैंने आपको क्या बताया था, जीएनआई इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें फॉरेन वालों की इनकम को डिडक्ट कर दिया जाता है, जो फॉरेनर्स हैं, और जो हमारे व्यक्ति जो फॉरेन में जाके पैसा कमा रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, राइट, दैट इज जीएनआई। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल्थ
कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर जन्म हुआ है तो वो कितने साल तक जिएगा ही जिएगा, एक एस्टिमेट, जैसे जापान में सबसे लंबी उम्र मानी जाती है इस समय पे, राइट। तो फिर लिटरेसी रेट, अगेन एजुकेशन आ गया, एंड एसडीआई रैंक। तो उसके हिसाब से एसडीआई रैंक क्या है, तो इंडिया का एसडीआई रैंक है 135, 187 कंट्रीज में से। देखो यहां लिखा हुआ है एसडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक्स इन अबाउट टेबल आर आउट ऑफ 187 कंट्री इन ऑल। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बता दिया कि कितने साल तक वो जिएगा, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला गया है। और पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज एवरेज इनकम। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट today's topic. In next topic we will see what is sustainable development, और आप देखेंगे कि जो हम ज्योग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं काफी मैच कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे चेहरे पे पसीना देखते होंगे, तो ताकि आवाज अच्छी आ जाए इस वजह से मैं अपने फैन को बंद करके रखता हूं। और मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, जब भी मैं 10th को मैंने आज तक पढ़ा है तो मैं फैन अमूमन ऑन नहीं करता हूं ना, तो आवाज ताकि आप तक क्लियर आ जाए इस वजह से मैंने फैन को थोड़ा बंद किया हुआ। तो